हेलो दोस्तों, एक और वीडियो के साथ मैं आपके सामने आ गया हूँ। एक ठीक ठाक वीडियो की सीरीज चल निकली है और आपके रिस्पॉन्सेज बहुत अच्छे आ रहे हैं। और बजट के माध्यम से मैंने जैसा इसमें कहा था कि इकनॉमी को रिवाइज करेंगे, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन लेते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय बजट 26-27 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं भाई। क्या क्वेश्चन है? The public capital expenditure is proposed to be increased 12.2 लाख करोड़। अब ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं मैं बताऊंगा आपसे, थोड़ा आप भी सोचिए इसको। कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया गया है कितना? 12.2 लाख करोड़ रखने का प्रस्ताव किया। अब ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं अभी हम देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, सिटी इकोनॉमिक रीजन्स CER will be mapped with a dedicated allocation of 5,000 crore per CER over 5 years। सिटी इकोनॉमिक रीजन्स यानी शहरी आर्थिक क्षेत्र के लिए बजट में अगले 5 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 5,000 करोड़ के फंड का आवंटन किया गया है। अब ये भी सही है कि नहीं है? तो देखिए, बजट में ऐसे क्वेश्चन फैक्चुअल आते हैं, लेकिन कोई ऐसी स्कीम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और गवर्नमेंट ने उसके लिए बहुत अच्छा पैसा डेडिकेटेड तरीके से आवंटित किया है, तो उससे रिलेटेड वो फैक्ट आपको पता होना चाहिए और उस कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो अभी मैं डिस्कस करूंगा। तीसरा क्या है? सूरत और दानकुनी शहरों को जोड़ने के लिए एक समर्पित माल गलियारा, ए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर विल बी डेवलप्ड टू कनेक्ट द सिटीज ऑफ सूरत एंड दानकुनी। अब इसमें थोड़ा सा ट्रैप किया यूपीएससी ने। इसमें 2 स्टेटमेंट तो सही हैं, जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे। ऊपर के 2 स्टेटमेंट सही हैं। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। दानकुनी या किसी स्टूडेंट ने जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, समर्पित माल गलियारा क्या होता है अभी मैं समझाऊंगा, लेकिन उसको लेकर के अगर किसी ने काम किया या पढ़ा हुआ है तो ये जरूर सुना होगा कभी कभी। तो लगता है यार सूरत दानकुनी होगा कि नहीं होगा, कैसे हो सकता है ये चीज़ें। तो यही एक्चुअली यूपीएससी फंसाता है कि सुना सुना वर्ड क्या है वो उसमें डाल देगा और सुना सुना लगने लगता है। ठीक है, कंफ्यूजन बड़ा हो जाता है कि यार ये सही होगा गलत होगा कैसे होगा। तो देखिए, इसका सही जवाब तो है 1 और 2। ऊपर के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन आंसर यहीं ख़त्म नहीं हो जाता है। अब मेरी कोशिश ये है कि एक एक चीज़ को उठाते हैं और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, और आप बने रहिए साथ में। तो देखिए क्या है कॉन्सेप्ट इसमें। इसमें कॉन्सेप्ट ये है, पहला तो है कैपेक्स। कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत खर्च। तो क्या इसका रिलेटेड चीजें होती हैं और स्टेटमेंट कैसे सही है? तो पहले कैपेक्स की अवधारणा समझ लेते हैं। पूंजीगत खर्च। सरकार के 2 तरह के खर्च होते हैं। सरकार की जैसे आय होती है, सरकार की खर्च भी होती है। सरकार का आय का बहुत बड़ा सोर्स टैक्स होता है, नॉन टैक्स भी होता है। सरकार उधार भी लेती है, सरकार अपने प्रॉपर्टीज़ को बेच करके पैसा भी जनरेट करती है। तो सरकार के इनकम को 2 पार्ट में बांटते हैं, क्या? रेवेन्यू इनकम एंड कैपिटल इनकम। इसी तरीके से गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को भी 2 भागों में बांटते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसे कैपेक्स कहते हैं, पूंजीगत खर्च। तो पूंजीगत खर्च सीधे पहुंचते हैं। पूंजीगत खर्च वो खर्च होता है जिससे एसेट क्रिएशन होता है, संपत्तियों का निर्माण होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, आप मुझे खुद बताइए, अगर कोई कंट्री रेलवेज के लिए ट्रैक बिछा रही है, सड़कें बना रही है, बंदरगाह बना रही है, स्कूल्स बना रही है, हॉस्पिटल्स बना रही है, डिफेंस के क्षेत्र में, रक्षा में नई टेक्नोलॉजी ला रही हैं, बताओ ये लॉन्ग रन में देश को फायदा करेंगे कि नहीं? एसेट यानी संपत्तियों का निर्माण हो रहा है कि नहीं? तो ऐसे समझ लो, पूंजीगत खर्च एक अच्छा खर्च होता है जिससे इमीडिएट नहीं, भविष्य में संपत्तियों का निर्माण होता है और ये फायदा करता है अर्थव्यवस्था के अंदर। तो कैपेक्स यानी, तो एक बात बताओ, आप खुद अब समझदार हो तो बता सकते हो, सरकार को ऐसे खर्च करना चाहिए कि नहीं? जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, किसी को पैसा मिल गया तो मोबाइल रिचार्ज करा लिया, ये पूंजीगत खर्च नहीं है। लेकिन पैसा मिला, एक दुकान खोल लिया, जहां से कुछ पैसा आना शुरू हो गया, संपत्ति का निर्माण, पूंजीगत निर्माण कहते हैं। तो कैपेक्स सरकार को बढ़ाना चाहिए, और वही इस बार के बजट में कहा है। 12.5 लाख करोड़ सरकार ने प्रोजेक्ट किया है, लगातार बढ़ा रहा है।
तो देखिए ऐसा है कि कोई डेटा याद रखना यूपीएससी पढ़ना नहीं है, ट्रेंड एनालिसिस करने की बात है। तो अगर आप देखोगे इन चीज़ों को तो आप समझ पाओगे। देखिए पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये ग्राफ देखिएगा, लाख करोड़ में है। 2022-23 से लेकर के 2024-25, 26, 2024-25, 25-26, 26-27। तो देखिए ये डेटा जो है 22-23 में ऑलमोस्ट 4 या 4 पॉइंट समथिंग लाख करोड़ था कैपेक्स। लेकिन देखिए 23-24 में 10 लाख करोड़, लगभग 2 गुने से ज्यादा खर्च बढ़ाया गया। फिर आगे 24-25 में इसको बढ़ा के लगभग 11 लाख करोड़ के आसपास कर दिया। और फिर अब देखो ये जा रहा है, ये 12.5 लाख करोड़ के इसमें करने की जरूरत है। तो ये ग्राफ देखिए बहुत तेजी से, खासकर पोस्ट कोविड एरा में सरकार ने कैपिटल सेक्टर में एक्सपेंडिचर बढ़ाया है और इसका असर आप देख सकते हो। नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो आप बाहर, शहर के बाहर कहीं चले जाओ, पूरे भारत के अंदर सब जगह सड़कें बन रही हैं, सब जगह अवसंरचना पे खर्चा हो रहा है, क्योंकि सड़कें विकास की धमनियाँ होती हैं। जैसा कि मैं कहता हूँ, तो किसी देश में विकास करना है तो अवसंरचना पे विकास करना होगा, सड़कें बनानी होगी, ब्रिज बनाने होंगे, पोर्ट्स बनाने होंगे, उनको आसान बनाना होगा और इससे लॉन्ग रन में देश की अर्थव्यवस्था का निर्माण होगा। तो कैपेक्स देख रहे हैं यूपीएससी में, अगर ट्रेंड देखेंगे ना तो ये बहुत तेजी से बदला हुआ। ये चार्ट आपको दिखा पा रहा होगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना तेजी से भागा है पिछले कुछ वर्षों में और लगातार इसको बढ़ाते ही जा रहे हैं सरकार के द्वारा। तो भाई पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरी चीज क्या है, मैंने कहा कि अगर कैपेक्स होता है, सरकार ये करती है, तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है इसके इम्पैक्ट से जरूरी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। ये आंकड़ा तो पूछ लिया, लेकिन आपको समझना है कि अगर सरकार रेल बनाएगी, सड़क बनाएगी, पोर्ट बनाएगी, स्कूल बनाएगी तो फायदा क्या होगा। तो एक है टर्म मल्टीप्लायर इफेक्ट, मल्टीप्लायर प्रभाव। जैसे कि मान लो 1 रुपये खर्च करो तो उससे 5 रुपये का फायदा हो, इसे कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। जैसे सड़क से ही ले लो, अगर सड़क बनेगी तो एक बात बताओ, देश में रूरल एम्प्लॉयमेंट बूस्ट होगा कि नहीं, लोगों को नौकरियां मिलेगी अगर सड़क बन रही है तो इससे एक फ़ायदा क्या हुआ, रोजगार मिल रहा है। दूसरा, गांव शहर या मार्केट से कनेक्ट होंगे, जो गांव के लोग हैं उनको उनके कामों का क्या एक अच्छा दाम मिलेगा, उनके उत्पादों का, बाजार बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, माल भाड़ा बहुत आसान हो जाएगा लेके पहुंचाना। तो बना एक सड़क, इसके 5, 4, 6 फायदे आने लगे, इसी को कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। 1 रुपया लगाया, 5 रुपया फायदा हुआ, 1 होगा। दूसरा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। जब सरकार सड़क बनाती है तो और लोग भी अपने काम उसमें इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे सड़क निकली, पैसा मिला, पैसा मिला तो कुछ और जगह लगा रहे लोग, आसपास दुकानें खोलेंगे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। तो बताओ इससे इकोनॉमी बूम होगी कि नहीं। जब सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र के लोग भी कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी निवेश करना शुरू कर देते हैं, इसी को कहते हैं क्राउडिंग इन इफेक्ट। एक कॉन्सेप्ट है बेटा, क्राउडिंग इन इफेक्ट। क्राउडिंग इन इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जब सरकार के साथ साथ आम आदमी भी पैसा लगाने लगे अर्थव्यवस्था के अंदर अपनी भलाई के लिए, और इसका बाद में सरकार के द्वारा या फिर देश की पूरी भलाई होने लगे, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं क्राउडिंग इन इफेक्ट। अब आप देखिएगा क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है, थोड़ा सा आप खुद चेक करिएगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, बिल्कुल। तो ये फायदे थे किसके, कैपेक्स के। तो पूंजीगत खर्च अच्छी चीज है, आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझ सकते हैं, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आ सकता है। तो कोई टॉपिक है, उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, ये आपको समझना है। और वो क्यों कैपेक्स इतना बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि भारत विकसित भारत का सपना देख रहा है। सरकार 2047 तक भारत को विकसित बनाने की सोच रही है, इसलिए बात आ रही है। दूसरा क्या कॉन्सेप्ट था इसमें, सिटी इकोनॉमिक रीजन। सिटी इकोनॉमिक रीजन क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या है कि शहर को ग्रोथ इंजन बनाना, एक शहर को एक क्लस्टरिंग कर देना कि भाई ये एक विशेष चीज के लिए शहर जाना जा रहा है। तो ये जो अवधारणा है, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट है रीजनल इकोनॉमिक क्लस्टरिंग। क्षेत्रीय आर्थिक क्लस्टरिंग की एक कॉन्सेप्ट है, इससे जुड़ा होता है। रीजनल इकोनॉमिक क्लस्टरिंग, ध्यान से सुनिएगा, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। रीजनल इकोनॉमिक क्लस्टरिंग का मतलब क्या होता है,
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिमिलर इकोनॉमिक एक्टिविटीज एट सर्टेन प्लेस, यानी एक ही जगह पे किसी एक उद्योग का क्या बहुत हब हो जाना, उसे कहते हैं रीजनल इकोनॉमिक क्लस्टरिंग। जैसे आपने सुना होगा आईटी के लिए बेंगलोर जाना जाता है, ठीक है, सूरत टेक्सटाइल के लिए, सूरत से साड़ियाँ आती हैं आपको पता होगा, चेन्नई किस लिए जाता है, ऑटोमोबाइल यानी कार बनाने के लिए जाना जाता है। तो वो बेसिक चीज़ें उस लिए के जानी जाती हैं। तो कोई चीज़ कहीं कॉन्सेंट्रेट कैसे हो जाता है, जैसे आईटी हब बेंगलोर ही क्यों बना, जिसको इंडिया का सिलिकॉन सिटी कहते हैं, उसके 3 रीजन होते हैं। एक, उस स्पेशल चीज़ का सप्लायर वहीं मिलता है, उसका मैन्युफैक्चरर भी मिलता है और सर्विस प्रोवाइडर भी वहीं मिल जाता है। यानी सप्लायर उसको चीज़ को, माल को सप्लाई करने वाला, ठीक है, मैन्युफैक्चरर और उसके सर्विस प्रोवाइडर, तीनों जब एक साथ एक जगह मिल जाते हैं, यही बनता है क्लस्टर। तो रीजनल इकोनॉमिक क्लस्टरिंग से जुड़ा हुआ है सिटी इकोनॉमिक रीजन्स। इसमें 5 CER जिसको कहते हैं, सरकार 5,000 करोड़ हर साल खर्च करने वाली अगले 5 साल तक। इससे किसी शहर को ग्रोथ इंजन बनाना है, और जब एक शहर जब प्रॉपर तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ करने लगेगा तो बताओ रीजनल इम्बैलेंस खत्म होगा कि नहीं, क्षेत्रीय असमानता खत्म हो जाएगी। तो स्टेटमेंट दूसरा भी सही है। तो यहाँ जो आपको समझने वाली बात है, क्या रीजनल इकोनॉमिक क्लस्टरिंग क्या होता है, क्यों बेंगलोर को आईटी सिटी हब कहते हैं, क्या चीज़ें बेसिक तरीके से होती हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। अगला क्या है, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या था, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या होता है, समर्पित माल भाड़ा गलियारा क्या होता है भाई। फ्रेट का मतलब होता है माल भाड़ा, माल भाड़ा समझ लो, मालगाड़ी। देखा होगा कभी कभी पैसेंजर ट्रेन को रोक के मालगाड़ी निकाली जाती है, क्योंकि मालगाड़ी से ही रेलवे को कमाई होती है, मालगाड़ी में ही सामान भर के जाता है। हमने देखा होगा बचपन में तो हम लोगों ने क्या होता, जब मालगाड़ियाँ जाती थी ना, तो हम लोग गिनते थे डिब्बे, इतने डिब्बे लगे होते थे। तो जब वहाँ से क्रॉसिंग से निकलती थी तो हम लोग खड़े रहते थे, तो बचपन में हमारा शौक होता था, डिब्बे गिनते थे कितने डिब्बे हैं, और फिर लास्ट में वो गार्ड का डिब्बा जाता था। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा रेलवे का सेटअप बनाना जिसमें केवल और केवल पैसेंजर नहीं, माल भाड़ा यानी मालगाड़ी चलेगी। तो 2 इसमें डेडिकेटेड है, वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर है और ईस्टर्न है। वेस्टर्न कहाँ से कहाँ तक है, दादरी से लेके जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक बना हुआ है, और ईस्टर्न है लुधियाना से लेके दाकुरी तक बना हुआ है। और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है सूरत टू दाकुनी, सूरत नहीं है, ये जो फेरी कॉरिडोर है लुधियाना से दानकुनी तक बना हुआ है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, तीसरा रॉन्ग हो गया होगा। अब मेरे ख्याल से आपको क्लैरिटी मिली होगी। तो डेडिकेटेड फेरी कॉरिडोर 2 है, वेस्टर्न और कौन, ईस्टर्न। तो वेस्टर्न ये यहाँ से यहाँ तक है, ईस्टर्न यहाँ से यहाँ तक है। तो सूरत जो है वेस्टर्न कॉरिडोर का है, दानकुनी ईस्टर्न का है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अब समझते हैं कॉन्सेप्ट, इससे फ़ायदा क्या होता है, बेनिफिट्स क्या होते हैं इससे। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, समर्पित माल भाड़ा, यानी एक ऐसी सड़क बनेगी या रेलवे पटरी बनेगी जिसमें पैसेंजर्स नहीं चलेंगे, केवल मालगाड़ी जाएगी, ताकि लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाए। उस पर आराम से चल रहा है, उसको रुकना नहीं पड़ेगा और सारी चीज़ें सीधे चले गए। तेज माल भाड़ा पहुंचाए, लॉजिस्टिक कॉस्ट का मतलब समझ रहे हो ना, खर्च कम हो जाए माल भाड़ा पहुंचाने में, और आर्थिक विकास होगा, और मेक इन इंडिया जैसे स्कीमों को इसको फ़ायदा मिलेगा। जैसे माल जब बना तो बहुत जल्दी पोर्ट पे पहुंच जाएगा, पोर्ट से फिर एक्सपोर्ट होगा, तो इंडिया का एक्सपोर्ट अच्छा हो जाएगा, और माल भाड़ा इंडिया का क्या हो जाएगा, जो कॉस्ट है वो कम होगा, और फाइनली इंडिया के करंट अकाउंट डेफिसिट को ये कम कर देगा। तो आई थिंक इस कॉन्सेप्ट के साथ, इस चैप्टर के साथ, यानी इस क्वेश्चन के साथ मैं कहूँ तो हमने 3 अच्छे कॉन्सेप्ट समझे। एक तो रीजनल डेवलपमेंट क्लस्टर, जो इकोनॉमिक क्लस्टरिंग की बात होगी, सिटी इकोनॉमिक रीजन्स की बात हो रही है। दूसरा हमने इकोनॉमिक क्विक रिवीजन मारते हैं, कैपेक्स का कॉन्सेप्ट समझा, और कैपेक्स का ट्रेंड पकड़ना है। सरकार लगातार कई गुना कैपेक्स बढ़ा रही है, इसका मतलब गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, यानी ये सरकार अर्थव्यवस्था बना रही है, यानी ये इकॉनमी लॉन्ग रन में सोच रही है कि इकॉनमी एक स्ट्रॉन्ग इकॉनमी बनकर उभरे। तो ये कैसा लगा वीडियो आपको, कमेंट्स में बताइए। अच्छा लगा तो अपने और दोस्तों के साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर करिए, और देखते रहिए
ध्येय टीवी। थैंक यू।